हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 11 में जो कंटिन्यू हमारी एक्सरसाइज है 11.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने 5 तक कंप्लीट कर लिया है। तो 6 में क्या है, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। बर्ड जो एक है वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 1 मिनट में कवर करता है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट। हमें उसके फ्लाइंग टाइम को मिनट में एक्सप्रेस करना है। यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। आगे हम लोगों ने जो सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं उसमें हम लोगों ने एन टर्म किया था। यहाँ पर एन की जगह वेरिएबल टी का यूज हुआ है जो कि फ्लाइंग टाइम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टी इज इक्वल टू फ्लाइंग टाइम ऑफ बर्ड्स। तो 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, सो 1 minute a bird flies 1 multiplied by 1 kilometer is equal to 1 kilometer। 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। इन 2 मिनट, जैसे पहले आता था ना कि 1 स्क्वायर के लिए हमें 4 मैच स्टिक चाहिए, वैसे ही ये है 2 स्क्वायर के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए, वैसे n स्क्वायर के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए, वैसे ही ये सारे सम है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम स्टेशनरी में अगर पेंसिल खरीदने जाएंगे, 1 पेंसिल फॉर 5 रुपीज, 2 पेंसिल फॉर 10 रुपीज। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 मिनट में बर्ड 1 किलोमीटर कवर करता है। इन 2 मिनट अ बर्ड फ्लाइज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 किलोमीटर ऐड होता है तो 2 into 1 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। इन 3 मिनट अ बर्ड flies 3 into 1 kilometer is equal to 3 kilometer. Similarly, in t minute, a bird flies t into 1 kilometer is equal to t kilometer. So distance covered by a bird in t minute is equal to t kilometer। तो यहाँ पर वेरिएबल t का यूज हमें करना है। अगर यहाँ पे आप लोगों ने n का यूज किया होता तो क्या आता, n किलोमीटर। मतलब कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बदलती रहती है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। वेरिएबल मतलब ही वेरी वर्ड से जो आया है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर टाइम, फ्लाइंग टाइम के लिए t वेरिएबल का यूज हुआ है, तो आंसर हमारा होगा t किलोमीटर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि कुछ रंगोली बनाई है, एक रो में 8 डॉट है, वैसे उसने कितनी रोज बनाई है और उसके हिसाब से हमें यहाँ कौन सा रूल मिलता है वो करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ज्यादातर आपको ऐसे सम आएंगे तो आप ये थोड़ा देख लो। लीला इज राधा's यंगर सिस्टर। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला इज 4 years younger than
राधा। तो राधा से लीला 4 इयर्स छोटी है, मतलब कि यहाँ हमें 2 लोगों की एज दी है। तो किसी की परफेक्ट एज यहाँ पर नहीं आपको दी है, सिर्फ बताया है कि लीला जो है वो राधा से 4 इयर्स यंगर है, छोटी है। कैन यू राइट लीला's एज इन टर्म्स ऑफ राधा's एज? राधा की एज की कंपेरेटिवली क्या आप लीला की एज लिख सकते हो? टेक राधा's एज टू बी x। यस, जो नहीं है हमारे पास उसके लिए हमें लेट करना है जो कि x है। तो हम लेंगे यहाँ पे सपोज किसकी एज लेनी पड़ेगी? राधा की। लेट सपोज लेट राधा's एज बी x। राधा की जो एज है वो सपोज x है। Her younger sister Leela is 4 years younger than Radha. So Leela's age is equal to जो राधा की एज है उससे 4 कम है, लेस है, तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अगर मोर देन 4 होता तो हमें +4 ऐड करना पड़ता। तो हम यहाँ पर लीला की एज क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो राधा की एज है x, उसमें से हमें 4 को माइनस करना है। तो लीला's एज इज इक्वल टू x माइनस 4, या तो लीला's एज इज x माइनस 4। तो ऐसे जो हमें मिलता है वो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन होते हैं। हमें कुछ ऐसे दिए जाते हैं, तो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उससे हम जो बनाते हैं इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर ये है x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, तो ये जो है इसको हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन मतलब कि अगर बीच में इक्वल टू का साइन हो और लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड हो तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं, और इसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, जो कि हमें स्टेटमेंट जो दिया जाता है उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें कुछ जो दिया जाता है उसमें जो है वो देखना है, और जो नहीं दिया है उसके लिए हमें x लेना है। तो यहाँ पर मैंने राधा की एज के लिए x को इमेज किया है, और उसके बाद लीला की जो एज है वो राधा की एज से 4 इयर्स लेस है, तो उसका जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा x माइनस 4 इज लीला's एज। सो अब हम लोग आगे देखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें भी यहाँ पर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम जैसा स्टेटमेंट है, वो ध्यान से पढ़कर आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना है। मदर हैज मेड लड्डूस, मम्मी ने लड्डू बनाए हैं, उसमें से शी गेव सम लड्डूस टू गेस्ट्स एंड फैमिली मेंबर्स। मतलब कि उसने जो लड्डू बनाए उसमें से उन्होंने कुछ गेस्ट को दिए और कुछ फैमिली मेंबर को दिए। स्टिल 5 लड्डूस रिमेन, फिर भी अभी तक 5 लड्डू बाकी है। तो ये हो गया एक सिंपल बात। इसे सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना ही है कि मम्मी ने लड्डू बनाए हैं, उसमें से जो थोड़ा पार्ट है वो उसने गेस्ट को और बाकी के फैमिली मेंबर को दिया है, और देने के बाद भी 5 लड्डूस बाकी बच गए हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डूस मदर गिव अवे इज L। तो यहाँ पर आपको बोला है कि जो मम्मी ने लड्डू दिए हैं, गिव अवे मतलब कि गेस्ट को दिए, फैमिली को दिए, उसके लिए यहाँ पर L वेरिएबल है।
हाउ मैनी लड्डूस डिड शी मेक, तो उन्होंने कितने लड्डू बनाए होंगे। तो जो यहाँ पर दिया है वो हमें लिखना है, जो वेरिएबल है, जो इमेज किया है वो लिखना है, तो उससे हमें ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो यहाँ पर दिया है, द नंबर ऑफ लड्डूस मदर गिव अवे इज L, तो द नंबर ऑफ लड्डूस mother gave away is equal to N। दूसरा यहाँ पे क्या दिया है आपको, स्टिल 5 लड्डूस रिमेन, अभी भी 5 लड्डू बाकी बच गए हैं। द लड्डूस which still remain is equal to, क्या होगा यहाँ पर, is equal to 5। तो हमें क्या पूछा है, how many laddus did she make, so the laddus which made by mother is equal to she gave away the numbers of laddu plus remaining laddus। मम्मी ने कितने लड्डूस दिए हैं उसके लिए यहाँ पर L है, इज इक्वल टू L प्लस रिमेनिंग लड्डूस कितने बच गए हैं 5, तो वो होगा 5। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मदर मेड L प्लस 5 लड्डूस। तो यही जो स्टेटमेंट है वो धीरे से पढ़ते जाना है, समझते जाना है और ये हमें लिखते जाना है, ऐसे ही आंसर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 इसके जैसा ही है बिल्कुल, आपको शांति से पढ़ के उसको ऐसे ही करना है। तो वो है आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10, वो भी होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर क्या है, तो आपको यहाँ पर फिगर A, B, C और D दी है। यहाँ पर आप लोगों को एक पैटर्न यहाँ पर दिखती है और वो कौन सी पैटर्न बनती है वो हमें फाइंड करना है। तो और एक बात यहाँ पे ये बोली है कि यहाँ स्क्वायर बनते हैं, लेकिन जो लास्ट में वर्टिकल मैचस्टिक है उसको उठा लेने से हमें सी फॉर्मूला मिलती है। तो सी की फॉर्मूला के लिए क्या आता है, 3n आता है। ये तो हम सबको पता है, ऐसे हम लोगों ने आगे देखा हुआ है कि सी की अगर हमें फॉर्मूला चाहिए तो कितनी मैचस्टिक लगेगी यहाँ पर, तो वो 3 होगी। तो यहाँ पर अगर हम ये लास्ट वाली मैचस्टिक उठा लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सी फॉर्मूला बन जाएगी। तो यहाँ भी एक उठा लेंगे, यहाँ भी लास्ट वाली उठा लेंगे, तो कौन सी फॉर्मूला यहाँ पर बनती है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इन फिगर ए फॉर मेकिंग 1 square matchstick required। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर C के लिए हमें 3 मैचस्टिक चाहिए, ऐसा एक स्क्वायर
n इज इक्वल टू क्या होगा 1, जो नंबर ऑफ स्क्वायर है। तो यहाँ पर कितनी चाहिए मैचस्टिक 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर, और लास्ट वाली जो हम उठा लेंगे वर्टिकली वो भी यहाँ पर ऐड होगी, तो प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 3 1 जा 3 एंड 1 4 मैचस्टिक्स। तो एक स्क्वायर बनाने के लिए फिगर ए में हमें 4 मैचस्टिक चाहिए। अब सेकेंड फॉर फिगर बी, to make 2 squares we need matchsticks is equal to, यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं 2, और कितनी मैचस्टिक होगी 3, 2 स्क्वायर के लिए 3, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और लास्ट वाली जो यहाँ पर है उसको भी हम ऐड करेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 एंड 1 7 मैचस्टिक। वैसे ही सी के लिए, तो इन फिगर सी required matchstick is equal to कितनी है स्क्वायर 3, और 3 मैचस्टिक, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 होगा। वैसे ही ये लास्ट वाला, तो इन फिगर डी required matchsticks is equal to 3 जो मैचस्टिक है मल्टीप्लाई बाई 4 स्क्वायर, और वर्टिकली जो 1 मैचस्टिक है प्लस 1 इज इक्वल टू 13 मैचस्टिक, राइट। सिमिलरली for n squares we require matchsticks इज इक्वल टू क्या होगा n स्क्वायर है और 3 मैचस्टिक, तो 3 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 3n प्लस 1। तो ये हो गया हमारा रूल फॉर दिस फिगर। एंड यहां पर n क्या है, हम यहां लिखेंगे वेर n is the number of squares। तो ऐसे ही आप लोगों को अलग अलग पैटर्न मिलती है और उसके हिसाब से हमें रूल बनाने पड़ते हैं। तो ये मैंने ए किया है और क्वेश्चन नंबर 11 का जो बी है वो होमवर्क है आपका। तो यहाँ आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 फिनिश कर दी है। अब थोड़ी कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको वेरिएबल कहाँ हम यूज करते हैं वो दूंगी। अब हम लोग वेरिएबल का यूज कहाँ करने वाले हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन ज्योमेट्री में ये हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन में देखा है, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर के लिए जिसकी सब साइड सेम होती है स्क्वायर में, और साइड के लिए हम एल यूज करते हैं, और उसकी हम जब पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो उसकी जो फॉर्मूला है वो क्या होती है, P इज इक्वल टू एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, जिसे हम 4L ऐसे लिखते हैं। सो P इज
इक्वल टू 4L होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L, जिसकी साइड L हो उसकी पेरीमीटर ऐसे होती है। तो ये जो बना वो हमारा एक रूल बना, ये रहा। यहाँ पर जो P एंड L है वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ पर हो सकता है। वो आप लोगों ने आगे के चैप्टर में पढ़ ही लिया है। लेंथ कोई हो सकती है, पेरीमीटर किसी की जैसे उसके जैसी भी उसकी लेंथ हो वैसी पेरीमीटर मिल सकती है। अगर पेरीमीटर में कोई वैल्यू दी है उसके हिसाब से हम उसकी लेंथ फाइंड करते हैं, तो वो वहां हम वेरिएबल यूज करते हैं। दूसरा, यहाँ रेक्टेंगल में भी सेम वैसे ही है। लेंथ के लिए हम L और ब्रीथ के लिए B यूज करते हैं और उसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है, P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ L हो और ब्रीथ B हो, वैसे रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर है वो क्या है, L प्लस B प्लस L प्लस B इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, जहां पर P, L एंड B क्या है, वेरिएबल है जिसकी अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू हम ले सकते हैं। यहाँ पर आप लेंथ सपोज 5 रख लो, B 3 रख लो, तो 5 3 कितना होता है 8, 8 2 16 जो हमारी पेरीमीटर आएगी। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल को जनरल वे में यूज कर सकते हैं। अगर हमें जनरल वे में, यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला समझाई है, वो किस में समझाई है, जनरल रूल में समझाई है। तो ये जो है वो उसका एक रूल है, एक फॉर्मूला है, जहां हम वेरिएबल का यूज करते हैं जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अब यही रूल अरिथमेटिक में भी हम लोग ने यूज किया है आगे के चैप्टर में, नंबर में, जहां पर हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ सीखा था, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा था, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। एडिशन में कम्यूटेटिव मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब आप A प्लस बी लिखो या B प्लस ए लिखो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर if A and B are two variables then A plus B is equal to B plus A, आप ये लिख सकते हो 3 plus 5 is equal to 5 plus 3, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। तो उसे हमें जनरल रूल बनाना हो, जनरल वे में समझाना हो, तो हम वेरिएबल का यूज करते हैं। ए और बी यहाँ पर वेरिएबल है और वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है। तो यहाँ मैंने उसकी ए की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 और इसकी 5 लिखी, इसको हम उल्टा कर देंगे तो भी आंसर तो सेम ही होगा, जो कि हमारी कम्यूटिविटी है। ये सारे रूल आप लोगों ने प्रीवियस नंबर के चैप्टर में सीखे हुए हैं। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में भी ये लॉ काम करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में सेम है, आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 करो या 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, आपका आंसर सेम आएगा। यही लॉ मुझे अगर आपको जनरल रूल से समझाना हो तो मैं यहाँ ए और बी वेरिएबल का यूज करूंगी, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है। यहाँ हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जब सम आते हैं तो वहां नंबर्स आते हैं। यही बात मैं आपको जनरल रूल में समझाऊंगी, तो ये होगा। तो ये भी ए और बी दोनों वेरिएबल है। यही बात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी मैं समझा सकती हूँ। सपोज ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये होगा इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, वेर ए बी एंड सी आर वेरिएबल एंड दे टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो जब हम सम करते हैं तो यहाँ ए बी और सी नहीं लिखते हैं, वहां कुछ नंबर्स रहते हैं। तो ऐसे हम एरिया के लिए और सारी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए भी हम वेरिएबल का यूज करते हैं। तो वेरिएबल को हम यहाँ ज्योमेट्री और अरिथमेटिक में ऐसे यूज करते हैं। तो ये हो गई आज की इंट्रोडक्शन, और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और जो आपको होमवर्क दिया है वो तो आपको पूरा करना है।
वीडियो में मिलेंगे।